हाँ जी, तो अपन ने देखा था कि रेट्स क्या क्या टाइप की होती है। रेट्स पढ़ी थी अपन ने, कौन कौन सी रेट थी? एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था, एक था रेट ऑफ अपीयरेंस, और तीसरा रेट कौन सा था? रेट ऑफ रिएक्शन। Yes, sir. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए था? फॉर रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, Yes, sir. रिएक्टेंट्स के लिए था। और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए किसके लिए था? फॉर प्रोडक्ट्स। Product. और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन। इनमें से कौन सा रेट था जो स्टैक्योमेट्री कैसे आप लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? ROR. ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड कर रहा था कि आप कैसे लिख रहे हो रिएक्शन को, मतलब उनका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। उसके बाद में रेट्स को अपन ने और कैटेगराइज कराया। एक था इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा था एवरेज रेट। मान लो ए कोई रिएक्टेंट है तो इसके लिए आ जाएगा -dA/dt, और वाले के लिए क्या हो जाएगा? -ΔA/ΔT। क्या फर्क था अपन ने पिछले बार समझाया था, और एक क्वेश्चन भी किया था अपन ने। Yes, sir. तो एक और क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। लिखिए, सवाल लिखिए। एक ग्राफ दे रखा है आपको, बनाते जाइए मेरे साथ साथ। ये 0.6 है, फिर 0.4 है, फिर 0.2 है। माइक ऑफ कर लो अपना। ये है 5, 10, 10, 10, 20। ये मिनट्स में है ना, टाइम है ये। और यहाँ दे रखा है आपको कॉन्सेंट्रेशन, मान लो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन। तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, उसका एक ग्राफ दे रखा है, और पर्टिकुलर टाइम्स पे आपको उनकी कॉन्सेंट्रेशन, ये 5 मिनट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.6। 10 मिनट पे कितना है? 0.4 m। और 20 मिनट्स पे कितना है? 0.2। अब मुझे बता, NH3 क्या रहा होगा? रिएक्टेंट रहा होगा कि प्रोडक्ट रहा होगा? रिएक्टेंट रहा होगा कि प्रोडक्ट? टाइम के साथ में कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। टाइम के साथ कम हो रहा है, तो मतलब डिसअपियर हो रहा है, मतलब कोई रिएक्टेंट रहा होगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट rate of disappearance of NH3 first 5 to 10 minutes, 5 से 10 मिनट्स, 10 से 20 मिनट्स, इसके बीच में आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। करिए जरा। एक बात बताइए, जो रेट निकाल रहे हैं अपन, रेट कौन सी निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं? फटाफट बताओ जरा। Average. एवरेज है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5 से लेके 10 मिनट के बीच में, 10 से 20 मिनट पे। ऐसा नहीं बोला कि 10 मिनट पे क्या है, 20 मिनट पे क्या है, और 5 मिनट पे क्या है। वो पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए तो है इंस्टेंटेनियस, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम के दौरान क्या हुआ, तो वो वाला पूछा जाए तो है एवरेज। तो यहाँ रेट कौन सी है? ये एवरेज वाली। फटाफट निकालो, ये ग्राफ को देख के निकालना है, बहुत आसान सवाल है। क्या होगा 5 से 10 मिनट्स वाले में? यहाँ का डिफरेंस कितना आया है? कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस कितना आया? 0.6 से 0.4 कितना आया? 0.2 का डिफरेंस आया। Yes, sir. 0.2 अपॉन कितना, डिवाइड में कितना कर लूं? कितने टाइम डिफरेंस कितना है? 5 मिनट का आया ना। Yes, sir. और ये सेकंड वाले में कितना है? कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कितना है? 0.2 का ही है। और फिर Yes, sir. डिवाइड बाय कितना करूं? 10 करूं कि 5 करूं? 10. बहुत आसान सा सवाल है, जितना ग्राफ और जितना मेहनत किया उतना तो है ही नहीं कुछ। बहुत आसान सवाल। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर, हाँ जी। सर टाइम को जैसे मिनट में दिया था ना, हाँ हाँ।
अभी इसको कन्वर्ट सेकंड की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ये रेट Yes, अभी कितना होगी, ये रेट क्या होगी तुम्हारा, इसका अब यूनिट क्या होगा तुम्हारा, मोल पर लीटर मीटर मिनट. मोलर मिनट इनवर्स, है ना, मोलर Yes, मिनट इनवर्स। मोलर वाला मोलरिटी वाला आता है ना, मोलर, मोल्स पर yes, लीटर, मोल्स पर लीटर मिनट इनवर्स, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ज्यादा टाइम का कन्वर्ट वाला बहुत कम बार लफड़ा पड़ता है, इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखता। ठीक है, चले yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आपको पहले दे रखा है, या आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि NH3 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 2 इंटू ई रेस्ट पर माइनस के टी, 2 इंटू ई रेस्ट पर माइनस के टी। सबका स्कूल में हो रखा है नहीं चैप्टर, यस सर। Yes, तो आपको ये पता ही होगा कि AT इक्वल टू कितना होता है, अरे ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। बट ठीक है, yes, अब नहीं पता तो कोई नहीं, अपन पूरा पढ़ रहे हैं, अच्छे से आएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको बोला है कि k इक्वल्स टू कितना है, k इक्वल्स टू 1/4, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट गैस कर सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, k का यूनिट क्या रहा होगा यहाँ पे, अरे ये एक्सपोनेंशियल पावर है, इसके ऊपर यूनिट लेस होती है चीजें, आया ना। yes, sir. तो Yes, sir. टाइम का यूनिट है, उसका अपोजिट यूनिट किसका, इनवर्स का यूनिट किसका रहा होना चाहिए, k का रहना चाहिए, तभी तो यूनिट लेस आएगा। तो टाइम का Yes, मान लो क्या है, मिनट है, तो k का यूनिट क्या रहा होगा, मिनट minute. इनवर्स। ये समझ में आ रही बात, Yes, sir. ये हो गया मिनट इनवर्स। और आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड, पहला सवाल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एट t इक्वल्स टू 4 मिनट पे एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एट t इक्वल्स टू 8 मिनट्स। ये टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। दूसरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एट t इक्वल्स टू 4 मिनट्स एंड यही चीज एट t इक्वल्स टू 8 मिनट्स। तो कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है कि 4 क्वेश्चन है, 4। फर्स्ट वाले में NH3 की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है 4 मिनट पे और 8 मिनट पे, और दूसरे वाले क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 4 और 8 के बीच में नहीं पता करनी, 4 t इक्वल टू 4 मिनट पे क्या रेट रही होगी डिसअपीयरेंस की, और t इक्वल टू 8 मिनट पे कौन सी रेट रही होगी वो पता करनी है। तो ये ROD कौन सा, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, अरे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, Instantaneous. इंस्टेंटेनियस। ये कौन से उसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के दौरान कितना हुआ वो नहीं पूछा है। ये पूछा गया कि t इक्वल टू 4 मिनट पे क्या रेट है डिसअपियर होने की, और t इक्वल टू 8 मिनट पे क्या है डिसअपियर होने की रेट। तो ये है रेट कौन सी, इंस्टेंटेनियस रेट है। फटाफट निकालो जरा, पहले वाले में तो कुछ नहीं है, टाइम की वैल्यूज पुट कर लो वहां पे, एक बार t इक्वल टू कितनी पुट कर लो 4 मिनट, दूसरे बार t इक्वल टू 8 मिनट। ये कुंडली निकाल रखी है कॉन्सेंट्रेशन की, टाइम के साथ कैसे चेंज करेंगे, और k की वैल्यू पुट कर लो वहां पे 1/4। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल सिंपल, 2 इंटू ई की पावर माइनस ये 1/4 इंटू कितना कर लो 4 कर लो, तो ये कितना हो गया 2/e हो गया, आया ना। Yes, sir. और ये कितना हो गया, यहाँ 2/e² हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है, क्या होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होता है, माइनस dt। इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, कर सकते हो डिफरेंशिएट e की पावर माइनस x को, Yes, sir. तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस एक तो क्या होता है, क्या लिखो डिफरेंशिएशन,
माइनस ऑफ 2k इंटू ई की पावर माइनस kt, आया ना? Yes, sir. तो समझ में आता है डिफरेंशिएशन? सर माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स की ई की पावर माइनस एक्स। Minus e की power minus x. ये समझ में आ रहा है? जिसको Yes. ऐसे बोलते हैं ना, मैथ्स वाला सिखाते हैं, जिसको चेन वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जिसको Yes, sir. तो Chain x rule. का, फिर उसका वापस डिफरेंशिएशन करो, ऐसा वाला कुछ सिखाते हैं। यस सर। हाँ, तो ऐसे समझो, बहुत आराम से समझो कि e की पावर माइनस 5x है या e की पावर 5x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले e की पावर 5x को, ये 5x को बड़ा x समझ के मानो, फिर 5x जिसको x माना था वो x नहीं था, क्या था? 5x था। तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 होगा। तो ये इंटू क्या कर दो? 5। अब मुझे बताओ, इसके आगे माइनस 5x लगा दिया, तो माइनस 5x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? -5 होगा। अरे हाँ ना, -5x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? -5 होगा। Yes, sir. ये आ गया आंसर। देख, पढ़ाना शुरू कर दें क्या? क्या आ No, जाए? sir. 2k इंटू ई की पावर माइनस 80। अब बस वैल्यू जो जो आंसर आया उसको क्या है, k से मल्टीप्लाई कर दो। जो ऊपर का आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? k से। बाकी तो वही का वही चीज है, Yes, sir. तो माइनस kt, और आगे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? k हो रहा है। तो बस पहले वाले का आंसर कितना आ गया? ये वाले का k टाइम्स मतलब कितना है? 2/e अपॉन 1/4। 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2e हो गया, है ना? Yes, sir. और दूसरे वाले का कितना कर लो, जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2e² हो गया। 1/2e²। ठीक है। यस। आज तुम्हें जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठाया है क्या किसी ने? कि सर मस्त बारिश का माहौल है, उसके बीच में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हो। आपको भी सर थोड़ा बुरा लगना चाहिए। हमारे लिए No, क्या sir. बारिश का मौसम है, तुम्हारे लिए तो हर दिन होती रहती है, हर दिन ही होती है ना वहाँ पे लगभग बारिश। Yes, sir. पिछले 2 दिन से हो रही है. DM ने छुट्टी दे दी. डीएम ने छुट्टी दे दी? Yes, sir. ये बड़ा अच्छा वक्त हुआ करता था। मतलब कहीं कहीं मन मन में आपकी भी इच्छा होती है ना कि डीएम साहब प्लीज सुन लो, छुट्टी दे दो, ऐसा आता है ना मन में। कौन से वाले जिले में हो तुम? कौन से जिले में रह रहे हो अभी? पिथौरागढ़. कौन है वहाँ के डीएम? आशीष चौहान. आशीष चौहान। ओके। उत्तराखंड में तो एक वो भी तो थे, दीपक, क्या नाम था इंसान का? दीपक रावत. दीपक रावत। ओके। वो तो हरिद्वार में थे शायद। नैनीताल में भी थे. चलिए अगला सवाल लिखिए। राइट डाउन। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने ये करता है। देखना, इफ N2O5 डीकम्पोजेस का मतलब क्या हो रहा है? टूट रहा है कि गिर रहा है? टूट रहे. डीकम्पोजेस इनटू NO2 and O2, NO2 and O2 कैसे डिकम्पोज हो रहा है? आपको इसकी कुंडली दे रखी है टाइम के साथ में, ये कैसे टाइम के साथ में कम हो रहा है। तो ये है N2O5 नोट का मतलब समझते हो? ये नीचे समझते हो कि ये कॉन्सेंट्रेशन कौन से टाइम पे है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे, और ये का मतलब क्या हुआ, कौन से टाइम पे है? इनिशियल। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे, जस्ट कंटेनर में जब N2O5 डाला है तब का। और इनटू क्या हो गया? e की पावर माइनस kt। अब आपको दे रखा है जहां पे k की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻4 सेकेंड है। 10⁻⁻4 सेकेंड होगा कि सेकेंड इनवर्स होगा? यूनिट क्या होगा इसका? सेकेंड.
कि सेकंड इनवर्स? Second word. और आपको ये भी दे रखा है कि N2O5 नोट ये t=0 पे 1m करके दे रखी है। तो आपको फाइंड करना है पहला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 at 10⁴ सेकेंड। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन in first 10⁴ seconds। और लास्ट तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 एक प्रोडक्ट बना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में ये आपको पता करना है। जैसे N2O5 रिएक्टेंट है, वो टाइम के साथ में कैसे कम पड़ेगा या जो भी उसका टाइम के साथ में हुलिया होगा, सारी कुंडली अपन ने ये एक्सप्रेशन में बता रखी है। वैसे आपको एक जो प्रोडक्ट होगा NO2 वो टाइम के साथ में कैसे बढ़ेगा उसका आपको एक्सप्रेशन दिखाना, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट का बता रखा है। तो देखते हैं कितने लोग ये तीनों क्वेश्चन सही करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें करिए। एक बात बताइए, पहले वाली रेट कौन सी, एवरेज रेट है कि इंस्टेंटेनियस रेट है? फर्स्ट क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस उस वक्त पे बोला जा रहा है, तो ये है इंस्टेंटेनियस। ये वाली रेट सोच के देखो, Average. एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? Sir, average है। ये बोला जा रहा है कि पहले 10⁴ सेकेंड्स में कितना रेट ऑफ रिएक्शन है। पहले मतलब कहाँ से, t=0 से लेके कहाँ से, t=10⁴ सेकेंड तक, Yes, शुरुआत से लेके 10⁴ सेकेंड तक में इतने में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही है। तो ये एवरेज रेट है कि इंस्टेंटेनियस रेट है? average. एवरेज। दूसरे वाले में आपको निकालनी एवरेज, और तीसरे वाले में आपको NO2 का टाइम के साथ में एक्सप्रेशंस बताने। करिए जरा। So first का E. कितना? E की 1/E, E की 1/E, 1/E। 1/E. बिल्कुल 1/E आएगा ना। ये माइनस कितना है, 10⁻⁴ सेकेंड इंटू 10⁴ सेकेंड, ये कितना हो गया 1/E। Yes, sir. क्या निकाल, पहले इसका क्या करें, पहले बताओ t=0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन है तो पहले रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, है ना? Yes, sir. तो N2O5 कन्वर्टिंग इनटू NO2 प्लस Plus O2। बैलेंस करो जरा पहले, क्या आएगा बैलेंसिंग में? 2NO2 2NO2 इधर 4 लगा दें, plus half O2। 2 4 2 बैलेंस तो हो गया मेरे हिसाब से, इधर हो गया 2। 10 और इधर 8 8 और प्लस 2 10, हो तो गया बैलेंस, Yes, sir. है ना? वो हाफ वाला करना है, 2 वाला करना है, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा? सिखाया था मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में कौन सा वाला लेना है, जब क्या है होल नंबर्स का रेशियो, याद है? Yes, yes. 2 वाला क्वेश्चन करवाया था कि 0.2 मोल्स कंज्यूम होंगे 10 मिनट में, वैसा कुछ क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन कितना करूं, 2 कर दूं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रेट ऑफ कितने निकालना है, वो हो जाएगा माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 और अपॉन कितना हो गया डेल्टा T। तो ये क्या लिखेंगे सीधा सीधा, देखो t=0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई होगी, N2O5 नोट के बराबर ही हुई होगी। Yes, sir। वो कितनी है, किसके बराबर है, 1 के बराबर। Yes, और sir. t=10⁴ सेकंड पे अपन ने निकाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं निकाला।
हाँ निकाला ही तो है, यही तो करना है बेसिकली। एक एक क्वेश्चन आपने गलत किया है बेसिकली, ये पहले वाला आंसर आपने सही नहीं दिया है, गलत दिया है, मेरे को बेवकूफ बना दिया साथ में। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, उसके लिए क्या आएगा एक्सप्रेशन, k टाइम्स N2O5 नोट इंटू ई की पावर माइनस KT। आपने जवाब किसका दिया है, ये का जवाब दिया मैंने। इसकी N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है कि N2O5 की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछी है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ, ये समझ में आ रहा है आपको? 1/e नहीं होगा, k टाइम्स 1/e होगा। समझ में आ रही बात? आपने यहाँ तक का जवाब दिया है, इसका जवाब कितना है, 1/e है, तो 1/e को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर। हाँ तो ये गलती किया है, इसको आंसर को सुधार देना। तो k टाइम्स मतलब कितना है, 10⁴ डिवाइड बाय e करना, ठीक है। 4 नहीं -4 है ना, सॉरी ये -4 है वैल्यू, -4। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपने कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन निकाल दिया है, बट अपने को क्या निकालना था, N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एट t इक्वल्स टू 10⁴ सेकंड। तो आपको k से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये करके दिखाया आपको, यहाँ पे वही वाली चीज हो रही है। यस सर। हाँ जी। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ किससे डिवाइड करूं, k टाइम्स 1/e से कि 1/e से यहाँ से ये माइनस करूं? माइनस अरे 1 - 1/e से करूं कि 1 - k टाइम्स 1/e से करूं? के टाइम्स। सोच के बोलो। So 1/e. और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन है कि रेट है यहाँ पे? अरे ये जो डिफरेंस है किसका है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है ना। Yes, sir. तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन लेनी है यहाँ पे कि रेट लेनी है, कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? Concentration. और नीचे डिवाइड क्या कर लूं, 1 - 1/e, नीचे डिवाइड क्या करूं, टाइम डिफरेंस कितना होगा, 10⁴ सेकंड। तो ये होगा आंसर आपका सेकंड वाले का। डिवाइडेड बाय कितना करना है, डिवाइड बाय कितना करना है, ये 2 क्यों किया, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, ये वाला। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो वापस बताता हूँ। सेकंड सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। नहीं आया तो समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ये कितना होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय क्या, 2। इतना समझ में आया? रेट ऑफ Yes, अब sir. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट कौन सा है, एवरेज रेट है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके बराबर होगा, N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे, माइनस N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, t इक्वल टू 10⁴ सेकेंड्स पे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, कितना टाइम हुआ है, 10⁴ - 0। ये समझ में आई बात? यस सर। और ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आया ना। और नीचे डिवाइड बाय कितना करूं, 2। अब वैल्यूज पुट कर सकता हूं, देखो N2O5 एट गिवन टाइम t, ये किसके बराबर है, N2O5 नॉट इंटू ई की पावर माइनस KT। तो यहाँ पे एक बार t इक्वल टू कौन से पे, t इक्वल टू 0 पे पुट करो, एक बार t इक्वल टू 10⁴ सेकेंड्स पे पुट करो। t इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, यहाँ 0 पुट करूंगा टाइम को, तो N2O5 नोट के बराबर ही आएगा, आया ना। और यहाँ पे कितना आएगा, जो अपन पहले निकाल चुके हैं, 1/e के बराबर आएगा, हाँ या ना। यस सर। अब ये वैल्यूज पुट कर लो, 1/e और ये वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, तो बस वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, क्या वैल्यूज आएगी, ये 1 माइनस ये N2O5 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 1, और N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन t इक्वल टू 10⁴ सेकंड पे कितनी थी, 1/e, E. डिवाइड बाय टाइम कितना है, 10⁴, और इनटू, और क्या कर दूं, 1/, ये समझ में आई बात। ये 1/2 वाला क्यों किया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से डिवाइड करना पड़ता। क्लियर है या और समझाऊं? सर
अब जरा तीसरा वाला करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, एक्सप्रेशन फॉर NO2। तीसरे वाला किसी का आंसर? देखो जी, ये रिएक्शन है, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे देखिए कि T इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है, और किसी टाइम T पे ये C माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना होगा NO2? X sir. X की 2x की 4x? X सोच के देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। sir X नहीं होगा। x होगा कि 2x होगा कि 4x होगा? ऐसे समझिए, भूल जाओ ये सारा। 2 मोल जब N2O5 रिएक्ट करता है, 2 मोल जब N2O5 रिएक्ट करता है तो NO2 के कितने मोल्स बनते हैं? 4। 2 मोल जब N2O5 रिएक्ट करता है तो इसके कितने बनते हैं? 4 मोल्स। तो 1 मोल यदि N2O5 रिएक्ट करे तो कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा NO2, 2 टाइम्स बन रहा है बस। तो जब x मोल रिएक्ट कर रहा है तो x मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना बनना चाहिए? 2x बनना चाहिए कि x बनना चाहिए? 2 टाइम्स बनना चाहिए। Yes sir. यहाँ देखो 2 से कितना बन रहा है? 4, तो 1 से 2, तो x से कितना बनेगा? 2x। क्लियर है? Yes sir. ये 2x। और ये कितना बनेगा? O2 कितना बनेगा जरा बताओ तो। आधा। आधा मतलब x/2 कर सकते हैं अपन। Yes sir. तो अब यहां से समझिए कि जितना अमाउंट रिएक्ट हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म, मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म, ये 2 टाइम्स है मोल्स ऑफ N2O5 रिएक्टेड, हाँ या ना? जितना N2O5 रिएक्ट हुआ है, कितना N2O5 रिएक्ट हुआ है? x की C माइनस एक्स। सोच के बोलो, N2O5 रिएक्ट कितना हुआ है? x की C माइनस एक्स। x रिएक्ट हुआ है, बचा कितना है अब? C माइनस एक्स। क्लियर है? पहले C था, C से x रिएक्ट हुआ तो बचा कितना है? C माइनस एक्स। ये क्लियर है? तो इसका रिएक्ट कितना हुआ है? x मोल रिएक्ट हुआ है, और ये कितना है? NO2 कितना बना है? 2x। ये अब रिलेशन समझ में आ रहा है Yes sir. कि जितना NO2 के मोल्स बनेंगे वो क्या है? 2 टाइम्स जितना N2O5 के मोल्स क्या हुए? रिएक्ट हुए। तो ये मोल्स की जगह क्या कर दो? कॉन्सेंट्रेशन कर दो। सिंपल सी बात है कि NO2 की कॉन्सेंट्रेशन T, ये क्या होगा? 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 रिएक्टेड, हाँ या ना? रिएक्टेड का पता करना आसान है। कितना रिएक्ट करना, ये x कितना है वो पता करने के लिए क्या करें? X. अभी जितना है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो पहले जितना था। t इक्वल टू 0 पे था, उसको सब उससे सब्ट्रैक्ट कर लो जितना क्या है अभी है। तो क्या है, कितना अमाउंट रेट किया वो पता चल जाएगा। Yes sir. मान लो पहले कितने थे? 5 मोल्स थे, और अब मोल बचे हैं 3। पहले 5 मोल्स थे और अभी 3 मोल्स बचे हैं, तो कितना रिएक्ट किया गया होगा? 2 मोल रिएक्ट किए होंगे। तो वही वाली चीज कर रहा हूँ कि N2O5 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस N2O5 की अभी की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसी टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है रिएक्टेड। Yes sir. शुरुआत में कितना था और अभी कितना बचा, वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो x हुआ। Yes sir. बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। क्या है देखो, 2 इंटू ये N2O5 नोट माइनस N2O5 T किसके बराबर था? एक्सप्रेशन है आपके पास, T इक्वल टू कितना है? N2O5 नोट इंटू ई की पावर माइनस KT, आया ना? Yes sir. तो ये पुट कर लो यहाँ पे देखो,
N2O5 नॉट इंटू ई की पावर माइनस KT। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, N2O5 नॉट कॉमन आ जाएगा, तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स N2O5 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस KT। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया, या वापस समझाऊं? ये यहां तक समझ में आ गया, फिर तो कुछ नहीं है। मैंने वापस जाके अंदर क्या है, वैल्यूज ही पुट की है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है। ये नोट तो उतना ही है, 1m है, फिक्स है कॉन्सेंट्रेशन। N2O5T है, वो उसका अपने को कौन दे रखा है, वो एक्सप्रेशन मैंने पुट कर दिया, N2O5 नोट कॉमन ले लिया, एक्सप्रेशन आ गया। लिख लो आराम से, फिर पढ़ते हैं आगे। अगला चीज है रेट लो या इंटीग्रेटेड रेट लो। इंटीग्रेटेड रेट लो क्या है, किसी को पता है क्या है? ये बेसिकली इसे बोला जाए कि ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी काम आता है। ये बोल रहा है कि किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज नहीं, कौन सी वाली की बात कर रहे हैं अपन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of concentration of the reactants raised to power some numbers which are derived experimentally। कुछ समझ में आया क्या, क्या बोला? नहीं। हाँ, अब समझते हैं कि क्या बोलने की कोशिश की है इसने। ए कन्वर्टिंग इनटू मान लो ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू समथिंग सी, ऐसा कुछ रिएक्शन है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या रेट, कौन सी वाली रेट, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट्स पे कि प्रोडक्ट्स पे? हैं, प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं कि क्या रिएक्टेंट पे? हाँ, ये तो वो वाली बात हो गई केमिस्ट्री की तौहीन करने वाली बात। एक आपने पता नहीं शायरी सुनी है कि नहीं सुनी है, कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये केमिस्ट्री बोल रही है तुमसे, है ना, दिल से बोल रही है बेचारी। पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे कि प्रोडक्ट पे? रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट जिन्होंने बोला है, वापस इसी शायरी को सुने, केमिस्ट्री की तरफ से। केमिस्ट्री बेचारी दिल से आत्मा रोते हुए बोल रही है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। पे डिपेंड करेगी ना, ये टाइम के साथ में डिसअपियर हो रहा है, कौन डिटरमाइन करेगा? रिएक्टेंट्स डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या ऐसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी नहीं, वैसे एक्टिव मास लिया जाता है। अब एक्टिव मास में अपन पढ़े ना पढ़े ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। या एकदम ओरिजिनल वाला बताएं कि शॉर्टकट वाला बताएं? ओरिजिनल की शॉर्टकट? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट सीधा ये है कि ये रेट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू पावर सम नंबर्स। इनकी रेंज में, पावर में कुछ नंबर है, ये ए और बी हो जरूरी नहीं है, कुछ नंबर है, ये मान लो पी और क्यू बोल देते हैं। वो नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन?
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट। ये P इक्वल टू A और Q इक्वल टू B हो ऐसा जरूरी नहीं है। आणविकता पढ़ा है आपने? आणविकता, यस सर। आणविकता शायद ऐसा ही लिखा जाता होगा। ये मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं उसको ना, मॉलिक्यूलरिटी। तो आपको किसी को आइडिया है कि ये P और Q की जगह A और B कब आ जाता है? कौन सी वाली रिएक्शंस के लिए? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए? तो सर हमें क्या पता, ये थोड़ा ना पूछना होता है। अरे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बताया था, याद है? यस सर। दो टाइप की रिएक्शंस। एलिमेंट्री में इंटरमीडिएट कितने इन्वॉल्व होते हैं? 2 की 5? एलिमेंट्री में एक भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता। कितने स्टेप्स की रिएक्शन होती है? एक वन स्टेप। स्टेप। एक स्टेप की। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मिनिमम क्या होगा? एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा। और मिनिमम कितने स्टेप्स की रिएक्शन होगी? 2 स्टेप। तो ये P इक्वल टू A और Q इक्वल टू B है। ये सारा कब? जो अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही पावर में चढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया है, नेक्स्ट इक्वेशन में याद आ रहा है। यस सर। तो वो सब क्यों Yes. किया था? क्योंकि अपन उन सारी रिएक्शंस को कैसा अज्यूम कर रहे थे? एलिमेंट्री रिएक्शन। कैसा अज्यूम कर रहे थे? एलिमेंट्री। क्लियर है ये बात? यस सर। यस। तो ये P क्या हो गया? देखो ये P क्या चीज हो गई? ऑर्डर ऑफ A। ऑर्डर ऑफ A। ऐसे Q क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ बी। B। और P प्लस Q क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर। 14। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो क्या है? कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो लिखा है इसको देखते हुए समझिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to power some numbers which are determined experimentally। आपको चमका? यस सर। निधि जी चमका? यस सर। तो एक काम करिएगा, पहले एक ये लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, फिर ये जो बोर्ड में लिखा है वो लिखिएगा। लिखना है कि नहीं लिखना है? बुक में तो दे ही रखा है। चल जाएगा काम, है कि लिखना है? हो जाएगा। हो जाएगा तो अच्छी बात है, इतना ही लिख लो काफी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो बतानी है आपको। वैसे मैं क्लास में बीच में भी कई बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हुए कि बता चुका हूँ। ये लिख लिया? यस सर। तो ऐसे लिखना कि फॉर गैसेस, कोई गैसियस एटम्स है उनके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो किससे रिप्लेस किया जा सकता है? पार्शियल प्रेशर से भी किया जा सकता है। यस सर। क्यों किया जा सकता है ऐसा? क्योंकि PV इक्वल्स टू NRT लिख सकता है गैसेस वालों के लिए। और P इक्वल्स टू क्या हो गया? N बाय V इंटू क्या हो गया? RT। और N बाय V क्या है? ये मान लो प्रेशर ऑफ A हो गया, ये नंबर ऑफ मोल A हो गया, ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ही हो गया। समझ में आ रही बात? यस। PA इक्वल्स टू कितना हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू क्या हो गया? RT। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन बोल सकते हैं कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अपन यहाँ पे इस टाइम पे रेट अपन क्या लिख सकते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर P था और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर Q था। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर ये कुछ P हो गया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर समथिंग Q। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस सर। को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर होता है, क्या होता है? आंशिक दाब, है ना? यस सर। ये है पार्शियल प्रेशर। तो ये किसके लिए है? फॉर गैसेस। फॉर सॉल्यूट्स कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते। यहाँ पे रेट है वो क्या होगी भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर
समथिंग p इंटू बी की पावर समथिंग q, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ a की पावर p इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ b की पावर q, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कौन से में, सॉलिड या फिर किस में, ये लिक्विड में, सॉरी लिक्विड में है ना। कौन से लिक्विड में, कौन से फॉर्म में है? लिक्विड। तीसरा बात, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा है फॉर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स एंड क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट। फॉर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स एंड सॉल्वेंट, इनके लिए याद है अपन कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। Yes, sir. क्या है अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट इक्वेशन। Yes, sir. हाँ, तो इनका कितना होता है? इनकी रेट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। रेट क्या रहती है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ली जाती है, तो यहाँ पे सारा कांस्टेंट होगा क्योंकि सामने क्या आ गया, 1 1 आ गया, तो वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। ठीक है, तो वापस समराइज करते हैं। गैसेस के लिए अपन कॉन्सेंट्रेशन में भी लिख सकते हैं और पार्शियल प्रेशर दोनों में लिख सकते हैं। सॉल्यूट्स के लिए अपन सिर्फ कितने लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन से। और सॉलिड, लिक्विड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट के लिए कुछ नहीं होता, रेट क्या रहती है? कांस्टेंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखना है? 1। ये लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। तो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके लिए एक बार रेट लिख के दिखाना मेरे को। इसका रेट लिख के दिखाओ मेरे को कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ये तीनों का रेट का एक्सप्रेशन लिख के बताओ। सर पहला 1 होगा क्या? पहला 1 होगा, क्यों? सर मतलब एक्वस है तो उसमें पानी भी तो होगा ना? हाँ, तो पानी में कौन डाला हुआ है? I2 और I-। तो ये सॉल्यूट है कि खुद प्योर लिक्विड है? क्या है ये? कौन सी कैटेगरी में आ गए? अरे सॉल्यूट वाली में आ गए, पानी में डुबोए गए हैं ना, I2 और I-। ठीक है, यस हाँ, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए? सॉल्यूट वाली कैटेगरी में आ गए। तो सॉल्यूट वाली कैटेगरी में आ गए, तो क्या लिखूं? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखूं, आया ना? यस सर। अब पावर क्या लगाऊं? पावर नहीं पता मेरे को अब, है ना, तो कुछ P और Q लगा देता हूँ। ये समझ में आई बात? इनका पावर फॉर आपने 1 1 क्यों नहीं लगाया? मुझे नहीं पता ये क्या कहते हैं, एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। समझ में आ रही बात? यस सर। नहीं पता तो इन जनरल लिख रहा हूँ मैं। और ये वाली दूसरे वाली में क्या करूं? ये इसका कुछ करना है क्या? ये फालतू है कि 5005 की पावर 5005, बट ये पीछे कितना लिखा है? लिक्विड लिखा है, तो लिक्विड, प्योर लिक्विड का कितना लेना है? 1। यस सर। हाँ, तो ये कितना हो गया? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना लिखूं? 3 लिखूं कि 1 लिखूं कि कुछ और लिखूं? 3। जनरल लिखना पड़ेगा, मुझे अभी नहीं पता क्या होगी पावर। ये समझ में आ रही बात? 3 तो दे ही रखा है। 3 क्यों लिखूं? मुझे नहीं पता ना एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है। यस सर। किसके लिए होगा? यदि क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, यस सर। जनरल मैंने लिख लिया P, बट ये गैसियस है तो प्रेशर के टर्म में भी लिख सकता हूं मैं। यस सर। यस। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर क्या लिख लो? P। ये समझ में आ रही है बातें? यस सर। ये वाले कितना लिख लिया? B का कितना लिख लिया? 1, क्योंकि वो क्या है? लिक्विड में। ये वाले में ये कार्बन का कितना लिखना पड़ेगा? 1 की कुछ और? कार्बन क्या है? सॉलिड में। कार्बन सॉलिड में, तो इसका कुछ नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो बाकी वाले की रेट कितनी होगी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर को P हो गया, या फिर क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर क्या हो गया? सम P। आया ना? यस सर।
होपफुली ये सबने सही लिखा हो, किसी को डाउट है तो पूछिएगा। से सही सेकंड में जो बी वाला है ना, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा। इसके आगे लिक्विड लिखा है, लिक्विड नहीं। है तो कौन सी कैटेगरी आ गई? सॉलिड, प्योर लिक्विड्स एंड सॉल्वेंट वाली हो गई। यस। तो इसके लिए कितना लिखूंगा? 1। अच्छा, मतलब उसके आगे कोई भी नंबर होगा उससे कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि उसको लिख ही नहीं रहा हूं मैं। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे क्या फर्क पड़ेगा? अरे 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो मतलब समझ रहे हो ना, वो है ही नहीं, उसका कॉन्सेंट कितना है 1। ठीक है। यस। हाँ, वो प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट टर्म आएगा, तो रेट क्या आएगी उसमें? कांस्टेंट आएगा, तो उसको अपने को फर्क नहीं पड़वाना। चलो अब आगे इसको लाते हैं, ये जनरल टर्म पे लेके आते हैं a प्लस ए, ये a, ये b टाइम्स कुछ c बन रहा है, ये रिएक्शन है। इसके लिए मुझे एक बात बताओ, माइनस डी ए बाय डी टी, ये चीज क्या लिखा है मैंने? क्या है ये? रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस की डिसअपीयरेंस? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका? ए का। तो ये लिखा है मैंने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। एवरेज रेट है कि इंस्टेंटेनियस रेट है? इंस्टेंटेनियस। अब अपन एवरेज की बात ही नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर में नहीं करेंगे, जितनी करनी थी 2-3 क्वेश्चन कर ली। अब पूरे में क्या चलेगा तुम्हारा? इंस्टेंटेनियस रेट चलेगा, क्योंकि रेट लो ही क्या है तुम्हारा? इंस्टेंटेनियस है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया? ये ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कुछ पी इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कुछ क्यू। सी को लेना है क्या इसमें कहीं पे? नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसको अपन इक्वलिटी लेके आते हैं, माइनस डी बाई डी टी इक्वल्स टू, अब आ रहा रेट कांस्टेंट, ये के ए टू ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्या हो गया? अब ये चीज क्या लिखा है यहाँ? ये नहीं चीज समझ में आई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये चीज क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि रेट कांस्टेंट है? रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट में फर्क समझते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे बड़ा में लिखा जाता है ना, और रेट कांस्टेंट छोटा वाला के। ध्यान रखें, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, इन दोनों का रेशियो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो पढ़ते हैं। अभी ये कौन सा चल रहा है? रेट कांस्टेंट चल रहा है। तो यहाँ रेट किसकी है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, तो ये रेट कांस्टेंट भी किसका होगा? रेट कांस्टेंट फॉर, अरे किसके लिए रेट कांस्टेंट? फॉर ए। आया ना? अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने डिवाइड किया ए। हाँ जी, ये के ए किसका लिया है? रेट कांस्टेंट रिएक्शन का नहीं है, ये रेट कांस्टेंट फॉर ए, क्योंकि सामने आपने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा है। तो यहाँ पे यदि मैं ए 1/a से डिवाइड कर दूं और इनटू ये हो गया माइनस डी ए बाई डी टी। अब समझिएगा बात, इतनी चीज तो क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बट ये पूरी चीज किसके बराबर है? किसके बराबर है? आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, तो मैं सामने जब कांस्टेंट लूंगा वो भी कौन सा? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। यस सर। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को अपन के आर के टर्म से लिख रहे हैं। किसके लिख रहे हैं? के आर, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। और ऊपर वाला के किसके लिए था? ए के लिए। रेट कांस्टेंट फॉर ए। तो ये ए की पावर पी, बी की पावर ये क्यू। क्या आप के आर और ए में रिलेशन पता कर सकते हो? अरे इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कर सकते हो डिवाइड इन दोनों को? यस सर। बताओ रिलेशन क्या आएगा? इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दो? डिवाइड करोगे, तो आप यहीं से सीधा देख लोगे कि जो के आर है, के आर इक्वल टू कितना होगा? के अपॉन ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एक बार डिवाइड करके। आ रहा है?
इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, इन दोनों को डिवाइड करो कि माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी कैंसिल हो गया और उधर के हो गया, इधर के आर हो गया। तो बोल सकते हैं कि ए अपॉन 1 इक्वल टू के अपॉन के आर। तो के आर इधर ले जाओ, के आर इक्वल टू के अपॉन ए, आया ना? यस सर। तो सिमिलरली वैसे ही किसके लिए लिख सकते हो, बी के लिए भी लिख सकते हो। ये के बी अपॉन कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी के लिए लिख सकते हो के सी अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट कांस्टेंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो दोनों बराबर है। ऐसे ही रेट कांस्टेंट फॉर सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। ये समझ में आना जरूरी है, तभी चैप्टर आगे समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो वापस पूछिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, इस वाली रिएक्शन के लिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर ओ आर इक्वल्स टू आर ओ डी ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, कह सकते हैं अपन। यस सर। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपॉन ये चीज। बस अब आपने क्या कर दिया, इसमें आर ओ आर की जगह क्या कर दिया, के आर कर दिया, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के लिए क्या कहते हैं, के कर दिया, यहाँ के बी कर दिया, यहाँ के सी कर दिया, वही का वही एक्सप्रेशन। इससे इंस्पायर्ड एक्सप्रेशन क्या चल रहा है कि के आर इक्वल्स टू के अपॉन ए इक्वल्स टू के बी अपॉन बी और इक्वल्स टू के सी अपॉन सी। ये याद करने का तरीका होगा, सिंपल। अब तक बेसिकली अपन ने ये दो बातें ही सीखी है, बाकी तो ऐसे ही मस्ती मजाक किया। सर हो गया। ओके, तो एक नोट करके लिखिएगा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है ना। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है 2A गैसियस प्लस 3B गैसियस प्लस 4C liquid converting into 6D, ये कुछ सॉलिड है। तो इसका और गिवन दैट ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, गिवन दैट above reaction is elementary reaction, then find order of reaction, क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो ये आपको बोला गया कि रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, बोला गया सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ किसका, रिएक्टेंट्स। ये कंप्लीट लिखना, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट्स। कितना लिखें, 6 लिखें कि 2 लिखें? अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते हो रिएक्टेंट्स का, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, बी का कितना है 1, सी का कितना है 4, तो कितना लिखें, 6 लिखें कि 2 लिखें? 6 नहीं लिखना है। रेट क्या, ये एल वाले की रेट फिक्स होगी कि चेंज होगी, लिक्विड वाले की? अरे ये चीज दिमाग में रखनी है। कौन सी वाली, ये वाली। लिक्विड्स और सॉल्वेंट, इनकी रेट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज ही नहीं हो रही है, है ना? यस सर।
तो ये देखो, ये कौन से में था, लिक्विड में था। लिक्विड वाले का अपने को कंसीडर ही नहीं करना है, बाकी जो है ये गैसियस है या एक्वस है, सिंपल सा दिमाग में रख लो, गैसियस वाला और एक्वस वाला इन्हीं का कंसीडर करना है, बाकी का कंसीडर नहीं करना है। तो कितना हो गया इसका, 2 की 6, कितना लिखूं, 50. ऑर्डर इक्वल टू 1 + 1 2, नोट ये लिख लेना, 1 + 1 + 4 नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत है। हो गया। अगला टॉपिक क्या, छोटा सा टॉपिक है, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया आपका, आणविकता। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, कोई बताएगा जरा। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि ये डिफाइन ही किसके लिए किया, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो ये डिफाइन ही किसके लिए किया है, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन किया गया है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, काम का ही नहीं है कॉम्प्लेक्स के लिए, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इन्होंने ना पूरा थ्योरी के हिसाब से कि कैसे मान लो ए और बी मिलके सी बन रहा है, तो उन्होंने ऐसा समझ रहा है कि एक ए का मॉलिक्यूल आया, दूसरा बी का मॉलिक्यूल आया और वो भिड़े और क्या बन गया, सी बन गया, ऐसी वाली थ्योरी को मान के चलाया गया। तो ये कौन सी थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है कि कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, सिंपल। सिंपल थ्योरी। तो डिफाइन ही किसके लिए किया है, ध्यान रखना है, डिफाइन ही किसके लिए किया है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साथ में कोलाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले कि सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स में कौन से रिएक्टेंट्स को नहीं कंसीडर करना है, एवरेज। सॉलिड, लिक्विड और प्योर सॉल्वेंट वाला, सॉलिड, लिक्विड और प्योर सॉलिड, ये क्लियर है। Yes, sir. इसकी दो डेफिनेशन लिख लो। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और number of molecules colliding simultaneously, ये दो डेफिनेशन है। आप एग्जांपल देखिए, बड़ा बहुत आसान सा, बहुत टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। तो कुछ एग्जांपल देखो, दे रहा हूं आपको, आप बताइएगा ये कि क्या होगी इनकी मॉलिक्यूलरिटी। आपको दे रखा है PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 + Cl2। दूसरी रिएक्शन एक दे रखी है आपको, NO + O3 कन्वर्टिंग इनटू NO2 + O2। और एक रिएक्शन दे रखी है 2SO2 + O2 कन्वर्टिंग इनटू 2SO3। आपको ये पहले से दे रखा है कि तीनों रिएक्शंस क्या है, ये तीनों रिएक्शंस क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के अलावा तुम बता सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, क्योंकि बाकियों के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है। तो ये लिखा है कि ये क्या है, तुम्हारी एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बताओ जरा। जब कुछ नहीं स्टेट दिखाया गया हो तो आपको कौन सा स्टेट मानना है, जब सॉलिड। लिखा है तो कौन सा स्टेट मानना है, सॉलिड।
गैसियस मानना है। क्या मानना है? गैसियस। जब कुछ नहीं लिखा हो तो कौन सा स्टेट मानना है? गैसियस। Gas. तो बताओ जरा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1. 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कितना हो गया? 2. 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। बहुत सिंपल है। इसके में 3. थोड़ा सवाल, ठीक है। तो आपको बस इतना पता करना है कि वो पहले एलिमेंट्री है कि नहीं है। पता कैसे? आपको बता रखा होगा। उसके बाद में सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, एज सिंपल एज दैट। अब बट लेना सिर्फ किसको है? गैसियस और एक्वस वाला। जब कुछ नहीं दे रखा है तो अपन क्या मानेंगे? गैसियस। आगे बढ़े। Yes, sir. एक अब इसमें थोड़ी बहुत खुरापातियां देखो। एक मेरे साथ एग्जांपल लिखो, नोट में करके लिखिएगा। नोट में फर्स्ट नोट लिखना, कुछ इसकी बातें हैं वो पढ़ेंगे अपन। पहला नोट, मान लो ये रिएक्शन दे रखी है आपको 2NO + O2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO2, और ये दे रखा है कि रिएक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं क्या अपन? अरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगी क्या? No, sir. आपसे सवाल पूछना ही एकदम फालतू बात है। बट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो किसी से मिलके बनी होगी। तो किससे मिलके बनी है? देखो, NO कन्वर्टिंग इनटू ये N2 और फिर N2O2 + O2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO। इन दोनों को जोड़ के देखो, ऊपर वाली रिएक्शन बन रही है। Yes, sir. इन दोनों को जोड़ के देखो, ये बन रही है। इसमें इंटरमीडिएट कौन है आपका? अरे कितने स्टेप की रिएक्शन है आपकी? 2 स्टेप की रिएक्शन है। ये कौन है तुम्हारा? इंटरमीडिएट। बट ये 2 स्टेप, ये रिएक्शन जो पहली वाली रिएक्शन है, ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है? अरे 2 एलिमेंट्री रिएक्शन मिलके क्या बनी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाँ या ना? Yes, sir. 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस मिलके क्या बनी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ये ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स है, बट ये 2 रिएक्शंस क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाए तो बता सकते हो? नहीं बता सकते? Yes, sir. Yes, sir. कितनी होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी? 2। और ये वाली कितनी होगी? 1। और ये वाली की मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. देखो, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन कर सकते, बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिन स्टेप से मिलके बनी है वो तो रिएक्शंस क्या होगी? एलिमेंट्री रिएक्शंस होगी। तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. फिर आगे बढ़ते हैं। Molecularity can never be zero, negative or fractional. Molecularity can never be zero, negative or fractional. मॉलिक्यूलरिटी कभी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताओ, एक डेफिनेशन दी है कि एट ए टाइम कितने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल ए का कोलाइड कर रहा है साथ में डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी? डेड मॉलिक्यूल कुछ होता है? No, sir. तो No, कभी sir. फ्रैक्शनल बॉन्ड और क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी नहीं आ सकती। 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ। 0 मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करेंगे? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. और क्या कहते हैं, नेगेटिव का तो फिर और भी कुछ सेंस नहीं बनता। तो कभी मॉलिक्यूलरिटी क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और आपको पता है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी बोल सकते हैं। Yes, sir. देखो जरा, ये क्या लिखा है अपन ने?
कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, और सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स को तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। यस सर। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल टू क्या आएगा, मॉलिक्यूलरिटी। तो अपने को पता है कि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल आया ना। यस सर। तो यहाँ पे एक और बात कर रहा हूँ कि जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल है, जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल है, जिस भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल है, तो मैं गारंटेड आंखें बंद करके बोल सकता हूँ कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। यस सर। जो भी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो रिएक्शंस क्या होगी, एलिमेंट्री तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स। तो इसका ये मतलब कतई नहीं हुआ कि जिनका ऑर्डर जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं है वो सारी एलिमेंट्री होगी, ये मतलब नहीं निकलता है। दिमाग में जा रही है बात। यस सर। इतना मैं श्योर हुआ हूं कि जिस किसी का भी ऑर्डर जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, सॉरी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, मतलब गारंटेड क्या होगी, वो कॉम्प्लेक्स होगी। बट किसी का ऑर्डर जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और क्या हो सकती है, एलिमेंट्री भी हो सकती है। क्लियर है बात। इसके बाद में लिखना, यहीं पे लिखना कि रिएक्शंस विद जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल ऑर्डर आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।